नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ कटोरा लेकर भीख मांगो। माँ, जरा सोचो तो, रिश्तेदार, आस पड़ोसी और सारे नातेदार क्या कहेंगे। सब यही ताना देंगे कि बड़ी बहन रहते हुए छोटे भाई की शादी पहले कर दी। ऊपर से दीदी का रंग भी सांवला है। कितनी मशक्कत के बाद तो लड़के वाले शादी के लिए तैयार हुए हैं और आप हैं कि इतनी देर लगा रही हैं। अरे, दीदी की तो चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ही न मिले। देख बेटा, तेरी दीदी का रिश्ता तो पक्का हो गया है, पर मैं क्यों उसकी शादी पहले करूं? अगर पहले तेरी शादी हो जाएगी तो बहू इस घर में आ जाएगी और घर संभालने वाली भी मिल जाएगी, मेरी मददगार भी बन जाएगी। बहू के हाथ बटाने से फिर तो तेरे दीदी नैना की शादी शाही ठाट बाट से कराऊंगी। धूमधाम से शादी होगी और सब कहेंगे वाह, क्या इंतजाम किया है। ठीक है माँ, तुम्हें जो ठीक लगे, कहते हुए दीपक दुकान की ओर निकल गया। लेकिन उसे क्या पता था, कलावती जी की बेटी नैना एक कोने में खड़ी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी। भाई की दुकान जाने के बाद दंदनाते हुए आई। कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे की शादी की फिक्र है, लेकिन अपनी ही बड़ी बेटी की किस्मत अधर में लटका रखी है। बताइए, आप मेरी सगी माँ भी हैं या नहीं? मेरी हम उम्र सारी सहेलियाँ अपने घर परिवार बसा चुकी हैं, उनके बच्चे तक हो गए हैं, और मैं, क्या मेरे कोई सपने नहीं हैं? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अरे बेटी, तू तो अभी बहुत मासूम है, इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझती। मैं तेरे लिए ही सोच रही हूँ। देख, मैं चाहती हूँ तेरी शादी धूमधाम से हो, किसी कमी के बिना। अगर पहले बहू आ जाएगी तो घर गृहस्थी संभाल लेगी, और साथ ही दहेज में जो कुछ आएगा वह सब तेरे शादी में काम आएगा। हमें ज़्यादा कर्ज भी नहीं उठाना पड़ेगा। तू बस बेफिक्र रह। अभी तेरी उम्र चिंता करने की नहीं, सपने देखने की है। बाकी सब मैं देख लूँगी। अब तू जरा चुप रह और वही कर जो मैं कह रही हूँ। मेरी बात जरा भी दीपक के कानों तक नहीं जानी चाहिए। ध्यान रखना। देखना मैं सब कितनी चतुराई से संभाल लेती हूँ। कुछ ही दिनों बाद दीपक की शादी धूमधाम से हो गई। लड़की वाले संपन्न परिवार से थे। फिर कलावती जी ने अपनी चालाकी दिखा दी। उन्होंने शादी से पहले अपनी सहेली के बेटे का बड़ा सा शोरूम लड़के वालों को दिखा दिया, ताकि उन्हें लगे कि दीपक का यही कारोबार है। हकीकत में तो दीपक की छोटी सी दुकान थी, पर लड़के वाले इस राज से अनजान रहे। शादी में दहेज भी अच्छा खासा आया, और जब बहू जानवी सर से पांव तक सोने के गहनों से लदी फदी घर के अंदर आई, तो कलावती जी और नैना की आंखों में चमक आ गई। पूरे मोहल्ले में भव्य स्वागत हुआ। कलावती जी ने मुस्कुराते हुए अपनी नई बहू की आरती उतारी। तभी नैना शरारती अंदाज में बोली, माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। भाभी की घर में एंट्री तभी होगी जब अच्छा खासा नेक मिलेगा। जानवी भी तुरंत बोली, हाँ दीदी, बताइए आपको क्या चाहिए। भाभी, मुझे तो आपका यह सोने का कंगन चाहिए, तभी आप अंदर आ पाएंगे। कलावती जी तुनक कर बोली, नैना, ये गहने बहू के हैं, तुम इन्हें ऐसे कैसे ले सकती हो? चल, ये 2,000 रुपये पकड़ और बहू को अंदर आने दे। ज़्यादा नाटक मत कर, हट जा मेरे रास्ते से। शादी की रौनक अपने चरम पर थी। चाचा चाची, बुआ फूफा सब नाच गाना कर रहे थे, और जानवी का स्वागत पूरे जोश खुशी के साथ किया गया। जब सारे मेहमान विदा हो गए और रस्में रिवाज पूरे हो गए, तो रात को नैना अपनी माँ के पास जाकर थोड़े नाराज होते हुए बोली, माँ, आपने मुझे भाभी का सोने का कंगन लेने से क्यों मना कर दिया? मैं तो अपनी शादी में पहनना चाहती थी। कलावती जी हंसते हुए चालाकी भरी अंदाज में बोली, अरे बेटी, तू तो छोटी से ही गहनों में खुश हो जाती है, पर मैं बड़े बड़े खेल खेलती हूँ। अगर अभी से उसका पूरा गहना छीन लिया तो बहू को शक हो जाएगा कि हम लालची हैं। थोड़ा धैर्य रख, अपना इमेज बनाओ, फिर देख मैं कैसे अपने सातिर दिमाग से पूरे गहने में कब्जा कर लेती हूँ। माँ बेटी दोनों खीखी खीखी कर कर हंस पड़ी।
जैसे कोई गुप्त योजना सफल होने वाला हो। दूसरे दिन जाह्नवी नहा धोकर तैयार होकर आई और उत्सुकता भरे स्वर में बोली, माँ जी, मुझे किचन में क्या बनाना है? कुछ मीठा से शुरुआत करूँ क्या? कलावती जी बोली, अरे बेटा, अभी तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी ननंद है ना, वह काम कर लेगी। तू बस अपनी शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय कर, कुछ नहीं करना है। जाह्नवी बहू, अब तू बता, तुझे क्या खाना है? कलावती जी ने पूछा तो जाह्नवी ने जवाब दिया, मैं तो कुछ भी खा लूँगी माँ जी, इनका फेवरेट ही बना दीजिए। नैना बेटी, हाँ माँ, जा सबके लिए कुछ स्पेशल बना दो, छोले भटूरे ही बनाना। और हाँ बहू, तू आराम कर, बस खाने का आनंद ले। तभी नैना अपनी माँ कलावती जी का हाथ पकड़कर साइड में ले जाती है। हल्का नाराज होते हुए बोली, माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? लोग तो बहू से काम करवाते हैं, खटाते हैं सारा दिन, और तुम मुझसे काम करवा रही हो, अपनी बेटी से, अपनी राजनंदनी से। अरे बेटी, ये सब मेरे हथकंडे हैं, तू नहीं समझेगी। मैं बस बहू को अपनी मुट्ठी में ले रही हूँ, समझी? कलावती जी टेढ़ी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है बेटी, अब ज़्यादा दिमाग मत चला, किचन में जा, बहू की खातिरदारी कर, देखना सब कुछ बढ़िया होगा। नैना थोड़ी हंसते हुए, ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद कलावती जी आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू, तू और दीपक खाने के टेबल पर आ जा। जाह्नवी मन ही मन सोच रही थी कि उसने तो अपनी सास को सख्त और खड़ूस समझ रखा था, लेकिन असल में वे तो बेहद स्नेही और सहृदय निकली, हर बात का ध्यान रखती हैं, कामकाजी भी हैं और इंसानियत से भरी भी हुई हैं। जाह्नवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास इतनी उत्तम और आदर्श होगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। जाह्नवी को न किसी काम में लगाया जाता, न ही उसे रसोई के भीतर कदम रखने दिया जाता। वह मन ही मन सोचती, सचमुच उसके भाग तो खुल गए जो ऐसा ससुराल मिला। फिर धीरे धीरे शादी का 1 महीना भी बीत गया। एक शाम डिनर करने बैठी कलावती जी ने अचानक दीपक से कहा, तू मेरी बहू का जरा भी ख्याल नहीं रखता दीपक? दीपक ने चौंक कर पूछा, माँ, मैंने क्या गलती कर दी? कलावती जी बोली, अरे बेटा, शादी के बाद सब दूल्हा दुल्हन घूमने जाते हैं और तू इसे कहीं नहीं ले गया, जा बहू को लेकर घुमा। फिर मुस्कुराते हुए बहू से बोली, जाह्नवी, सामान पैक कर ले। दीपक बोला, पर माँ, इतनी जल्दी? कलावती जी बोली, बेटा, टिकट तो मैं पहले ही बुक करवा चुकी हूँ, 2-4 दिन शिमला की सैर सपाटा करके लौट आना। जाह्नवी तो बस सोच ही रह गई, वाह, मेरी सास कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं, मुझे घूमने भेज रही हैं, और तो और कुछ काम भी तो नहीं करवा रही हैं, सब काम ननंद करती हैं। हे भगवान, ऐसा ससुराल सबको मिले। मौका ताड़ते ही रात को कलावती जी बहू के कमरे में पहुंची और मीठी चुपड़ी आवाज में बोली, अरे बहू, इतने भारी भरकम गहने ऐसे ही अलमारी में छोड़कर घूमने मत जाना। ऊपर से तेरी अलमारी का ताला भी तो ठीक से बंद नहीं होता, काम वाली भी आती हैं। बेहतर है कि सब गहने तिजोरी में रख दे मेरे, सुरक्षित रहेगा। और हाँ, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो चाबी तू ही अपने पास रख ले। जाह्नवी मासूमियत से मुस्कुराई, अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें करती हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, मैं तो गहने तिजोरी में ही रख देती हूँ। तभी दीपक ने भी हामी भरी, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये चाबी भी आप ही रख लीजिए। इतना सुनते ही कलावती जी के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। मन ही मन बोली, वारी किस्मत, मैं तो यही चाहती थी। 1 हफ्ते बाद शिमला से लौटने के बाद बहू को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में तिजोरी से उसके गहनों का सफाया हो चुका है। कलावती जी को जो जो गहने रखने थे सब चुपके से दबा लिया। शिमला की सैर सपाटे से लौटने के बाद कलावती जी का असली चेहरा सामने आ गया। मुस्कुराते हुए बोली, बहू, अब घूमना फिरना बहुत हो गया, अब वक्त है घर की असली जिम्मेदारी उठाने का। कलावती जी के पास गहने तो आ ही गए थे, अब तू अपने असली रंग में ढल जा।
जानवी सक पका गई। जी मम्मी जी, मैं बना देती हूँ खाना। कलावती जी ने तीखे स्वर में फिर से कहा, और हाँ, बर्तन भी तू ही धोएगी। मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। कपड़े भी हाथ से धोना, समझी? जानवी हिचकिचाते हुए बोली, पर मम्मी जी, वॉशिंग मशीन तो मेरे पापा ने दी है। कलावती जी की आंखें तरेरते हुए बोली, हाँ हाँ, सब पता है, लेकिन अब कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे। बिजली का बिल आसमान छू रहा है और हमें पैसों की बचत करनी है। और हाँ, एसी भी पैक करके ही रखना। अभी मिक्सर ग्राइंडर भी मत निकालना। सिल बट्टे में सारे मसाले पीसना, हमें पाई पाई जोड़ना है। जानवी हैरानी से अपनी सास का बदलता रूप देखती रह गई। मन ही मन सोचने लगी, ये वही मम्मी जी हैं जो मुझे कुछ हाथ तक नहीं लगाने देती थी। ये अचानक इतना बदलाव क्यों? फिर रात को जब दीपक दुकान से लौटा, रात का समय था। दीपक जैसे ही दुकान से लौटा, कलावती जी ने तुरंत आवाज़ लगाई, बेटा आ बैठ मेरे पास। तेरे बहन की शादी सर पर है, जरा हिसाब किताब कर लेते हैं। दीपक चौंक गया, पर माँ, मेरी तो अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। उस समय आपने ही कहा था कि दीदी की शादी बाद में करेंगे। अब अचानक इतना जल्दी क्यों? कलावती जी ने लंबी सांस लेकर कहा, अरे बेटा, हालात बदल गए हैं। लड़के वालों ने साफ कह दिया है कि शादी जल्दी करनी है, और तू जानता है उसकी रंगत थोड़ी सांवली है। बड़ी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ है। अब मैं पीछे हटने का रिस्क नहीं ले सकती। दीपक असमंजस में बोला, मगर माँ, इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी शादी में ही हमने कर्ज लिया था। ऊपर से दुकान भी इन दिनों मंदा चल रहा है। जानवी खाने की थाली उसी समय लेकर आई और मासूमियत से बोली, पर दीपक जी, आप तो शोरूम के मालिक हैं ना, तो फिर पैसों की चिंता क्यों? दीपक हैरान होकर बोला, शोरूम? ये तुमसे किसने कहा? मेरा तो छोटा सा दुकान है, शोरूम के ठीक बगल में। जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसके हाथ से खाने की थाली छूट गई। लेकिन मेरे पापा को तो बड़ा सा शोरूम दिखाया गया था। कलावती जी ने तुरंत बात संभालते हुए तीखे स्वर में कहा, अरे बहू, हो सकता है तेरे पापा को गलत फहमी हो गई हो। उन्होंने ही कुछ ज़्यादा समझ लिया होगा। हमारी तरफ से तो किसी ने झूठ नहीं बोला। वह शोरूम तो मेरी सहेली के बेटे का है। असलियत का नकाब उतर चुका था, लेकिन कलावती जी की चालाकी देखकर जानवी के दिल में शक की आग भड़क उठी। उसे अपनी सास पर शक होने लगा। दीपक ने घबराते हुए कहा, माँ, इतना जल्दी पैसा कहाँ से जुटाऊं? मेरी शादी में ही कर्जा लिया था। कलावती जी ने कहा, अरे बेटा, पैसा पैसा क्या कर रहा है? तेरे पापा ने जो थोड़े बहुत एफडी बैंक में जमा किए हैं, मैं निकाल लूँगी। और बहू के गहने तो हमारे पास ही हैं, वही अपने बेटी को दे दूँगी। बाकी शादी के सारे गिफ्ट्स, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, अलमारी सब पड़े हैं, वो भी दे दूँगी। हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तू बस शादी की तैयारी पर ध्यान दे। जानवी बस दांतों तले दबी सांस के साथ उन्हें देखती रह गई। कलावती जी की बातें सुनकर जानवी चौंक उठी और धीरे से बोली, लगता है इसीलिए मम्मी जी अब तक मुझे कोई गिफ्ट इस्तेमाल करने नहीं दिया। अब आप मेरी महंगी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सी, महंगी साड़ियाँ और गहने भी हड़प लेना चाहती हैं मम्मी जी। जानवी जी ने कड़ा लहजा अपनाया। माँ जी, वो गहने तो मेरे हैं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप दीदी के लिए नए गहने बनवाएं या शादी कुछ महीनों बाद करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गहने मेरे पापा ने मुझे दिए हैं और मैं इन्हें किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगी। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तेरे पति पर ही लोन का कर्ज बढ़ जाएगा। अपने पति की चिंता नहीं है तुझे? तेरी अपनी इकलौती ननंद है, बड़ी है। इस घर की इज्जत संभाल। बहुएं अपने ससुराल के लिए न जाने क्या क्या करती हैं, थोड़ा समझदारी तो दिखा। दीपक ने सहमी आवाज में कहा, शांत हो जा जानवी, मैं तेरे लिए नए गहने बनवा दूंगा। अभी दीदी की शादी शांति और आराम से हो जाने दे। लेकिन
जानवी के मन में गहरी वेदना थी। वह दुख से भर आई और अनियंत्रित होकर आंसुओं की झड़ी लगाती। जानवी की रात बिना नींद के गुजरी। उसके मन में बेचैनी और सवाल थे। उसके पापा ने कहा था कि उनका शोरूम है, लेकिन सच में तो सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अगले दिन वह मायके पहुंचने का उसने मन बनाया ताकि अपने पापा से पूरी बात पूछ सके। पर वहां पहुंचती उससे पहले ही सुबह सुबह उसके भाई का फ़ोन आया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। जानवी अस्पताल भागी, पापा का हाल चाल लिया, पर उसके मन में जो सवाल थे वह मन में ही रह गए। ऐसी हालत में वह क्या पूछती? ना उसने अपने पापा को बताया। उसकी सासू माँ उसकी दहेज और गहनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है एक लड़की के लिए। सच कहते हैं लोग, बेटियां पराई होती हैं। माँ तो जानवी की थी नहीं, और भाई भाभी भी सब अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। जानवी अपने दिल में उठती पीड़ा और अनकहे सवालों को लिए आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने ससुराल लौट आई। मन में एक अनकही उदासी सी गहराई थी जो बस उसके दिल को चीर रही थी। एक हफ्ते के इंतजार के बाद जब तीज का पावन त्यौहार आया तो आस पड़ोस की सारी औरतें सज धरकर कलावती जी के घर में इकट्ठा हो गई। थालियों में पूजा का सामान, महावर से सजी हथेलियाँ और गहनों की खनखनाहट से पूरा माहौल रंगीन है। जानवी सजी धजी तो थी, पर उसके मन में कसक थी। उसने धीमी आवाज में अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे मेरे गहने दे दीजिए ना, पूजा है, मैं पहन कर पूजा करूँगी। कलावती जी तेवर बदल कर बोली, अरे पगली, तेरे गहने कहाँ हैं? वो तो तेरी ननंद की अमानत है, उसने ही पहनने हैं। जानवी हक्की बक्की रह गई, लेकिन माँ जी, वो मेरे गहने हैं, मेरी शादी में पापा ने दिए थे। कलावती जी टोकते हुए बोली, तो क्या हुआ, उसकी शादी पक्की हो चुकी है, बस 10 दिन बाद ही तो डोली उठनी है। उसने भी व्रत रखा है तीज का अपने होने वाले पति के लिए, और आज वही तेरे गहने पहनकर बैठेगी। अब ये सब नाटक मत कर। जानवी का चेहरा तमतमा उठता है, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो गुस्से और अपमान से तड़पते हुए कमरे में चली गई। वो जोर जोर से सुबकने लगी। तभी दीपक आया और हैरानी से बोला, जानवी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? जानवी गुस्से से बोली, क्या बताऊं दीपक, मेरे गहने पहनकर मेरे सामने इतरा रही हैं और मैं चुपचाप देखती रहूं? ये मेरे लिए कितना बड़ा अपमान है, समझते हो तुम? दीपक शांत कराते हुए बोला, अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तू क्या सारे गहने एक साथ पहनेगी? मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगा, बोला ना, मुझ पर भरोसा रख। जानवी आंसू पोंछते बोली, भरोसा है तुम्हारे प्यार पर दीपक, लेकिन मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी, चाहे वो ननंद हो या कोई और। उधर नैना सज धज कर जानवी के गहनों में इतरा रही थी। कभी हार गले में डालती, कभी कंगन खनकाती, तो कभी पायल की झनकार पर मुस्कुराती। नैना चिढ़ाते हुए बोली, क्यों भाभी, कैसी लग रही हूँ मैं? किसी महारानी से कम नहीं लग रही हूँ। जानवी का दिल अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने कहा, दीदी, ये गहने मेरे हैं, इन्हें पहनने का हक मेरा है। मैंने माँ जी पर भरोसा करके गहने सौंप दिए थे, पर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरे भी शौक है, मैं आखिर अपना गहना कब पहनूंगी? नैना मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाभी, जब तूने खुद दिए तो अब तेरे बस का क्या? ये गहने अब मेरे हैं। और सुन, माँ ने वादा किया है मुझसे, मेरी शादी में यही गहने मेरे सिर से लेकर पाँव तक चमकेंगे। और शायद तुझे पता नहीं, इसीलिए माँ ने पहले भैया की शादी की, ताकि तेरे दहेज पर मैं कब्जा कर सकूं। यह सुनकर जानवी को बहुत गुस्सा आया। जानवी ने तुरंत नैना के गले में लटके हुए हार को खींचने की कोशिश की, तो नैना ने पल भर में उसे जोर से धक्का दे दिया। जानवी संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ी। नैना ने तीखे स्वर में चेतावनी दी, खबरदार, जो भी मेरे किसी जेवर को हाथ लगाएगा, उसे केवल हाथ उठाने की नहीं, बल्कि मेरी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी।
अब हट मेरे रास्ते से। मुझे भी तो अपने होने वाले पति के लिए तीज की पूजा करनी है। इतना कहकर नैना शान से जानवी की महंगी साड़ी पहनकर पूजा में बैठ गई। जानवी आंसू रोक नहीं पा रही थी। मेरे अरमानों का गला माँ जी ने घोट दिया। मेरी साड़ियाँ, मेरे गहने, मेरी खुशियाँ सब लूट कर अपनी बेटी के झोली में डाल दी। एक ऐसी सास है जो मेरी जिंदगी उजाड़ कर अपनी बेटी का घर बसा रही है। ये अन्याय अब और नहीं सहूंगी। इन सब को सबक सिखा कर रहूंगी। पूजा के दूसरे दिन जानवी पूरे घर के कमरों की सफाई में जुट गई। तभी कलावती जी आई और तीखे स्वर में बोली, अरे बहू, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? जानवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, देख रही हैं दीदी ने सारा कमरा तहस नहस कर दिया है, इसीलिए मैं साफ कर रही हूँ। आपने तो कामवाली की छुट्टी कर दी है, फिर सफाई कौन करेगा? कलावती जी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जब सफाई पूरी हो जाए तो इस कमरे को बंद कर देना। शादी का बहुत कीमती सामान यहीं रखा है। बेचारा दीपक अपनी माँ की चाल से बेखबर था। उसे पता नहीं था उसकी माँ ने उसे भी बेवकूफ़ बनाया है। वह भी माँ के बातों में आ गया। फिर एक हफ्ते बाद जिस घड़ी का कलावती जी को इंतजार था वह घड़ी आ गई। शादी का दिन था। पूरा घर दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। झुमरों की रोशनी, फूलों की खुशबू और ढोल नगारों की थाप से माहौल गूंज रहा था। नैना लाल रंग लहंगे में सजी थी, सिर से पांव तक गहनों से लदी थी। हर कोई कह रहा था, अरे वाह कलावती, तूने तो अपनी बेटी को सोने चांदी में लपेट दिया, बिल्कुल महारानी लग रही है। कलावती जी गर्व से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी है, राज करेगी। इधर जानवी नकली गहने पहने कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम थी, गले में अटका आंसू निकालना चाहती थी। मन ही मन बोली, ये सब मेरे पापा का दिया मुझसे छीन कर मेरी ननद पर लाद कर लोग वाहवाही कर रहे हैं। एक पल को उसका मन हुआ अभी पुलिस बुला ले, पर दीपक के खातिर चुप रही। शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी। नैना खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होकर चली गई, पर जानवी का मन भारी था। उसका दहेज, यहाँ तक कि सोने की घड़ी, विदेश से उसके ममेरे भाई ने एक इम्पोर्टेड पर्स दिया था। सब कुछ कलावती जी ने उठाकर अपनी बेटी को दे दिए थे। कलावती जी बड़ी खुश थी। उनकी जिम्मेदारी निपट गई अच्छे से। शादी भी हो गई और उनके पैसे भी बच गए। सब बहू का दहेज उठाकर दे दिया। फिर कुछ दिन बाद पग फेरे का समय आया। कलावती जी बोली, जानवी बहू, आज घर को अच्छे से सजाना। कल पहली बार दामाद और बेटी हमारे घर आएंगे। उनकी खातिरदारी में हर चीज़ का खास ख्याल रखना। सूखी रोटी या साधारण सब्जी मत परोसना, और हाँ, अपना कोई बदला निकालने की कोशिश भी मत करना। मेरी बेटी दामाद के सामने घर की इज्जत बनाए रखना। जा अच्छे से घर चमका। उसी समय नैना आंसुओं से भरी मायके में कदम रखती ही अंदर घुस गई। जानवी झाड़ू लगाते लगाते अचानक रुक गई और चौंकते हुए बोली, अरे दीदी, आप तो कल आने वाली थी और आज आप इतनी बुरी दशा में, यह भिखारी जैसी पोशाक क्यों पहन ली? तभी कलावती जी आई और सख्त स्वर में पूछी, अरे बेटी, तेरे सारे गहने कहाँ हैं और तू रो क्यों रही है? नैना भारी आवाज में बोली, माँ माँ, अरे क्या मामा लगा रखा है, जल्दी बता, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। माँ, सासू माँ ने मेरे सारे गहने उठाकर अपनी बेटी को दे दिए। उनके नए घर खरीदने में पैसों की कमी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मेरे गहने उठाकर दे दिया। मैंने तो तेरे पहनने ओढ़ने के लिए दिए थे, उनकी बेटी का घर बसाने के लिए नहीं। कलावती जी का चेहरा तवा जैसे लाल हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, चलो अभी मैं पुलिस को लेकर चलती हूँ। ये चोरी और धोखे की हद होती है, सब चीज़ का हिसाब होगा। जानवी बोली, अरे माँ जी, जब आज आपकी बेटी पर आफत आई है तब आपको दर्द समझ में आ रहा है। ज़रा सोचिए, जब मैं रो रो कर गहनों के लिए तरसती थी तब आपको दया नहीं आई। आपकी बेटी के कारण ही मेरी
खुशियाँ छीनी गई। कलावती जी जोर से ताना मारती हुई बोली, हाँ, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। तेरी ही मनुष्यत के कारण ये सब हुआ है। तेरी वजह से नैना का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। बेटा दीपक, चल, इंस्पेक्टर को लेकर। हद हो गई, अब बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। उससे पहले ही नैना के ससुराल वाले पुलिस को लेकर कलावती जी के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। दीपक भी अंदर से घबराने लगता है। समधन जी ने जब पुलिस के साथ कदम रखा तो कलावती जी ने दहाड़ कर कहा, समधन जी, आप पुलिस को क्यों लेकर आई हैं मेरे घर? मैं तो खुद ही आ रही थी। आपने मेरी बेटी के गहने छीन लिए, आपको शर्म नहीं आई? नई नवेली दुल्हन के गहने उतारते हुए? उसकी उम्र अभी पहनने ओढ़ने की है। मैंने तो उन्हें दिए थे पहनने के लिए और आपकी बेटी का घर बसाने के लिए नहीं। नैना की सास तेवर दिखाते हुए बोली, अरे बाबा, एक तो चोरी, ऊपर से झूठा दिखावा कर रही हैं। आपने नकली गहने दिए, इसी वजह से मैं पुलिस को लेकर आई हूँ। आपने शादी में धोखा दिया है। मैंने कभी दहेज नहीं मांगा था। जब आपने ये गहने दिए तो असली नहीं दिए। मैं तो इन्हें गिरवी रखने जा रही थी, तभी पता चला कि सारे गहने नकली हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये धोखाधड़ी है। एक तो गहने नकली दिए, फिर हम पर ही इल्ज़ाम लगा देती चोरी का। न जाने इनका क्या मनसा है। यह सुनकर कलावती जी की नज़र जाह्नवी पर पड़ी, जो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसने तीखे स्वर में कहा, बहू, ये तो तेरे गहने थे ना? मैंने तो तेरे गहने अपनी बेटी को दिए थे। नैना की सास ने तुरंत पलटवार किया, आप तो समधन जी मुझे ज्ञान बांट रही थी और आपने अपनी ही बहू के गहने उतार कर अपनी बेटी को चढ़ा दिए। जाह्नवी ने कड़ा स्वर अपनाया, माँ जी, हद होती है। जब पूजा के समय मैं आपके कमरे को साफ कर रही थी, मेरी नज़र तिजोरी पर पड़ी जो गलती से खुली थी। मैंने सारे असली गहने अपने पास रख लिए और वहाँ नकली गहने हूबहू रख दिए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए, क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही है। मेरी सास मेरे ने पापा से झूठ बोला कि दीपक का बहुत बड़ा शोरूम है। फिर मीठी चुपड़ी बातें बोलकर मेरे सारे गहने, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ दीदी को दहेज में दे दिया। यह देखिए शादी की वीडियोज़। और दीपक, पता है, तुम्हारी शादी माँ ने इसीलिए पहले करवाई ताकि वह मेरे दहेज पर कब्जा कर सके और अपनी बेटी को दे सके। अरे दीदी, क्या अब कटोरा लेकर भीख मांगोगी? माँ जी, अपनी बेटी से पूछो कि कैसे शादी बचेगी इनकी अब। शादी अपनी हैसियत और औकात के अनुसार करनी चाहिए, किसी दूसरी बेटी का दहेज लेकर नहीं। जिसकी जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, न कि दूसरे के गहने छीन कर अपनी बेटी को दे दिया जाए। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब। दीपक बेटा, कुछ बोल। देख बहू क्या अनाप शनाप कर रही है। माँ सही कह रही है, आप दोनों ऐसे सुधरने वाली नहीं। मुझे नहीं पता आपने इतना छल किया है। सही किया जाह्नवी तुमने, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी कभी आसानी से मानने वाली नहीं थी। जैसे ही स्थिति समझ में आई, दोनों ने रंग बदल दिया और रोते रोते जाह्नवी से माफ़ी मांगने लगी। नैना ने झुकते हुए कहा, भाभी, मुझे आपके गहने नहीं चाहिए। यह सोने की घड़ी और इम्पोर्टेड पर्स भी ले लो। मैं सारे दहेज भी मंगा कर लौटा दूंगी, लेकिन यह कंप्लेन वापस ले लो। लेकिन जाह्नवी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं, तुम्हें सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं तो कल तुम दोनों का लालच फिर से बढ़ जाएगा। जाह्नवी की आंखों में संतोष झलक रहा था, क्योंकि न्याय अब आज उसके सामने था। जाह्नवी के इशारे पर पुलिस ने दोनों माँ बेटी को अपने हिरासत में ले लिया, पर कुछ घंटे बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन कड़ी चेतावनी दी गई, अगर भविष्य में अपनी बहू पर कोई अन्याय या जुल्म किया गया तो पुलिस बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेगी। दोनों माँ बेटी घर लौट आई, लेकिन अब जाह्नवी से उनकी नज़रें मिल नहीं पा रही थी। नैना अगले दिन अपने ससुराल चली गई। दीपक ने नैना के ससुराल वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कलावती जी की भी अब अपनी बहू को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।